अस्सलाम वालेकुम। हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऑफ इस्लाम, इस्लामिक हिस्ट्री इनफैक्ट, और उसमें जो स्प्लिट है बिटवीन मुस्लिम्स वो हम डिस्कस कर रहे हैं। आज 6th एपिसोड है उसकी। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि हज़रत उस्मान गनी जो हैं वो एज अ थर्ड खलीफा जो हैं, थर्ड कैलिफ सेलेक्ट हो जाते हैं और इलेक्ट हो जाते हैं इनफैक्ट। और आपका दौर खिलाफत शुरू हो जाता है। थोड़ा सा हमें हिस्ट्री को समझना पड़ेगा क्योंकि आपका ताल्लुक़ था बनु उमैया से, जो कबीला है। और बनु उमैया की एक तारीख़ थी कि बनु उमैया जो कुरैश में सबसे ज़्यादा कह लें कि रिसोर्सफुल कबीला था, पैसे की रेल पेल थी और ताकत भी ज़्यादातर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से पहले इन्हीं के हाथों में रही थी। और ये ताकत और पावर को ना सिर्फ इस्तेमाल बल्कि एंजॉय करने के आदी थे। तो आपका ताल्लुक़ इस कबीले से था। उस्मान गनी की बहुत कुर्बानियाँ इस्लाम के लिए, अपना बेशुमार पैसा आपने ख़र्च किया इस्लाम की क्या उसे कहते हैं, उसको बढ़ाने के लिए, उसकी खिदमत में अपना बेशुमार पैसा लगाया। इसके अलावा आप नबी मेहरबान वसल्लम के बहुत ज़्यादा फेथफुल और करीबी साथियों में से थे और आपके दामाद भी थे। आपने जब दौरे खिलाफत जब आपका शुरू होता है तो आपने जो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट जो पोजीशंस होती हैं, इसमें चीफ़ ऑफ स्टाफ जो है वो आप अपने कज़न मरवान उनको अपॉइंट करते हैं। गवर्नर जो बनाते हैं कूफ़ा का, वो आपके सौतेले भाई होते हैं वलीद, उनको वो देते हैं। इजिप्ट में जो गवर्नर होते हैं या जो रूलर होते हैं वो भी आपके ब्रदर इन लॉ होते हैं। तो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं गवर्नमेंट को चलाने के लिए या निज़ाम हुकूमत और निज़ाम खिलाफत को चलाने के लिए, वो आपके अपने रिलेटिव्स और आपके और बनु उमैया जो कबीला है इसके बासर लोगों के पास चला जाता है। उसकी वजह से एक जो एक एग्ज़ाम्पल जो सेट हुई थी पहले, वो थोड़ी सी उसके बारे में सवालात उठते हैं कि ना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में ऐसा कोई मामला था, सिंप्लिसिटी थी बिल्कुल, और सेम उसी पैटर्न पे चल रहा था जहाँ पे अपनी जो ज़रूरियात और अपने मामलात जो थे उनको बहुत लिमिटेड रख के गवर्नेंस की जाती थी। यहाँ तक कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ये एक रिवायत आती है कि जब, क्योंकि आप ताजर थे तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से आपको तिजारत छोड़नी पड़ी थी। तो जब ये आया कि आपका गुज़र बसर कैसे होगा खलीफा बनने के बाद, तो आपने कहा कि जितनी किसी एक मज़दूर की, लेबर की सैलरी है उतनी सैलरी मैं लूँगा। तो लोगों ने पूछा तो आपका गुज़ारा कैसे होगा? कहते अगर मेरा गुज़ारा ना हुआ उस सैलरी में तो मैं उस मज़दूर की सैलरी भी बढ़ा दूँगा। तो कहने का मकसद ये है कि वो सिंप्लिसिटी थी मामलात में। अबू बकर उमर के मामले में भी ये था कि जब कभी भी कोई अपॉइंटमेंट आती थी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में, आप ये करते थे कि आप किसी अपने रिलेटिव को अपॉइंट नहीं करते थे बल्कि उनको पीछे करके किसी और को अपॉइंट करते थे ताकि आप पे क्वेश्चन ना हो उसका कि आपने अपने लोगों को अपॉइंट किया है। उस्मान गनी के दौर में अपोजिट होता है। गलत नहीं था तरीक़ाकार, अपनी अपनी चॉइस होती है कि आप किसको ट्रस्ट करते हैं और किसको अपॉइंट करते हैं इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे। बहरहाल उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी आई और कुछ शुकूक व शुबहात भी पैदा हुए। उस्मान गनी क्योंकि एक अमीर आदमी थे, उनका लाइफस्टाइल था अपना, उन्होंने मदीना में अपने लिए एक पैलेस तामीर कराया अपनी शान के मुताबिक, अपने लाइफस्टाइल के मुताबिक, और उसमें आपने रिहाइश इख्तियार की। और गवर्नेंस के जो ज़्यादातर मामलात थे आपने 70 साल की उम्र में खिलाफत संभाली और तकरीबन 82 साल की उम्र में जब आपकी शहादत होती है तब तक आप खलीफा रहे 12 साल।
اور گورننس جو تھی مینلی ان کے جو کزن تھے مروان، وہی ان کے ہاتھ میں تھی مینلی، جو تاریخ میں آتا ہے وہی زیادہ تر دیکھتے تھے. آپ کا زیادہ جو وقت تھا وہ آپ کی اسکالری جو سروسز تھی ان کی طرف تھا. آپ نے پورا قرآن جو تھا اس کو ترتیب دیا، اور جو آج قرآن ہمارے سامنے موجود ہے وہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے. اس کے علاوہ جو ایکسپیڈیشنز تھی وہ چل رہی تھی اسلام کی، اور اسلام مطلب جو اسلامی سلطنت تھی وہ تقریباً 70,000 مربع میل پھیل چکی تھی. ادھر ایران کا سے لے کے ایجپٹ اور کافی سارے جو علاقے تھے وہ شامل ہو چکے تھے اسلامی سلطنت کے اندر. ایران غالباً اس وقت ایران نہیں تھا، فارس کے نام سے اس کو کہا جاتا تھا. تو یہ معاملہ تھا. اچھا، اب ایک کنفلکٹ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جو آپ کا جو دور اقتدار ہے وہ ختم ہونے کے لیے، وہ جو ولید آپ کے اسٹیپ بردر ہوتے ہیں کوفہ کے، جو وہاں پہ گورنر ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے کچھ کمپلینز ہوتی ہیں. ایک تو وہ کمپلین ہوتی ہے کہ شاید وہ کوئی پبلکلی شراب نوشی والے معاملات جو بھی تھا وہ، تو اس کے بارے میں کمپلینز کچھ ہوتی ہیں، اور کچھ ان کا رویہ لوگوں سے لوکلز کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا. خیر، آپ شروع میں اگنور کرتے ہیں ان کمپلینز کو، لیکن بعد میں جب باقاعدہ طور پہ ایک تحریک شروع ہوتی ہے تو آپ کو نوٹس لینا پڑتا ہے اس چیز کا. لیکن آپ صرف ان کو گورنری سے ہٹاتے ہیں، سزا نہیں ان کے لیے تجویز کرتے، جو کہ 80 کوڑوں کی سزا ہے، اور جس کی مثال حضرت عمر نے اپنے دور میں سیٹ کی تھی کہ جب ان کے بیٹے پہ سیم قسم کی ایکوزیشن آیا تھا تو آپ نے ان کو 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا تھا، اور جس سے ان کی مطلب وہ دنیا سے رخصت بھی ہو گئے تھے. بہرحال وہ سزا جو تھی وہ نہیں ہوتی، لیکن یہ تھا ان سے گورنرشپ لے لی جاتی ہے. اسی طرح